Hello, fellow learners. This is the ninth lecture of the grammar series I am running, and it's a wow moment for me. आज से कुछ दिन पहले जब मैंने ये सोचा था कि एक क्लासरूम होगा, डिजिटल क्लासरूम, बोर्ड होगा, मैं उसमें कुछ पढ़ा रहा हूँगा, लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे होंगे, है ना, और आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा होगा. इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, अ सीड. नाउ दैट सीड इज ग्रोइंग इनटू अ ट्री, है ना. और ये जो टॉपिक है आज का, इट्स ए ब्रांच ऑफ दैट ट्री. ठीक है ना. और आने वाले समय में यू विल सी लॉट्स मेनी ब्रांचेस, है ना. सेंटेंसेस, द टॉपिक ऑफ द डे. सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. इसके पहले कि हम ये करें, आई वुड लाइक टू आस्क यू सिंपल क्वेश्चन. आपने हमारा क्लास के ऊपर वीडियो देखा है क्या? नहीं देखा तो उसे जरूर देख लें, क्योंकि उसको देखे बिना इसको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, है ना. बट फॉर योर कन्वीनियंस I will quickly go over the parts of that video that are relevant to this topic. Okay? साथ ही मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तक हमने टेंस, वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मॉडल्स, फ्रेज, क्लॉज, इतने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे अभी तक हमने वीडियो बनाए हैं. आप उनको देखें, उसके बाद आपको ये समझने में और मज़ा आएगा. ठीक है ना. तो चलिए शुरू करते हैं. सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, है ना. इनको समझने के लिए सबसे पहले दो चीजें समझनी है. वो है पहले तो हम क्लॉज समझ लें, है ना. ओके, लेट्स कंसीडर दीज टू सेंटेंसेस. शी इज watering the plants he is feeding the doves. ठीक है. क्लॉज. अब क्या करना है, सबसे पहले आपको समझना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है ना. कोई भी एक वाक्य होता है ना, वो उसमें एक सब्जेक्ट होता है. अब सब्जेक्ट क्या होता है? नॉट नेसेसरली द फर्स्ट वर्ड. कई बच्चे अजीब सा गणित लगाते हैं, है ना. उनको लगता है जो पहला वर्ड होता है, पहला शब्द होता है, वो सब्जेक्ट होता है. ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है ना. वो बाई चांस हो जाता है, लेकिन हमें क्या करना है, सही तरीके से सब्जेक्ट को पता करने का तरीका आना चाहिए. तो पहली बात तो क्लॉज पे हमारा जो लेक्चर है वो देख लो, और एक्टिव पैसिव वॉइस पे देख लो, तो और विस्तार से पता चल जाएगा. अभी तो मैं संक्षेप में बता रहा हूं इसको, है ना. सब्जेक्ट क्या होता है? एक वाक्य को, देयर आर टू सेंटेंसेस, वी कैन ब्रेक डाउन each of them into two parts. Let's take up the first one. Break it down into two parts. First part, she, and the other part is watering the plants. Okay. ऐसा मैंने क्यों किया है? देखिए, she is the subject. कैसे? Subject जो होता है ना, in a sentence, the subject has one of the three functions to perform. पहला होता है कि वो डूअर होता है या एक्टर होता है, मतलब कुछ काम कर रहा होता है. जैसे आई एम टीचिंग यू, सो आई यहां सब्जेक्ट है. दूसरा होता है द थिंग और पर्सन टू बी एक्टेड अपॉन, मतलब उसके ऊपर कोई काम हो रहा होता है. पैसिव वॉइस, यदि हम इसको लिख दें, शी इज वाटरिंग द प्लांट्स को हम लिख दें, द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय हर. द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय हर. तो यहां पे द प्लांट सब्जेक्ट हो गया, लेकिन उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, वो एक्शन नहीं कर रहा है. तो दूसरा क्या होता है? थिंग और पर्सन टू बी एक्टेड अपॉन. और तीसरा होता है द थिंग और पर्सन बीइंग डिस्क्राइब्ड. जैसे कोई बोले शी इज काइंड, तो शी कोई एक्शन नहीं कर रही, शी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, पर शी को डिस्क्राइब किया जा रहा है. तो सब्जेक्ट क्या होता है? इट परफॉर्म्स वन ऑफ द थ्री फंक्शंस
in a sentence. Doer, the thing or person to be acted upon, और third क्या है, the thing being described, है ना. तो यहाँ पे she और he क्या है, एक्टर्स हैं, मतलब वो एक्शन कर रहे हैं. तो अभी लेट्स फोकस हियर. तो ये जो बाकी का हिस्सा है ना, इज वाटरिंग द प्लांट्स, इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट. प्रेडिकेट सब्जेक्ट का वो हिस्सा होता है जो, प्रेडिकेट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है. ठीक है. तो इज वाटरिंग द प्लांट्स, ये हिस्सा सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, इसीलिए ये क्या है, प्रेडिकेट. ठीक है ना. अब मैंने एक लेक्चर में ये भी बताया था कि सब्जेक्ट को पता करने का एक तरीका ये भी होता है, जो कि मैंने मिस्टर बूथ की किताब द क्राफ्ट ऑफ रिसर्च में पढ़ा था. वो कहते हैं सब्जेक्ट क्या होता है एक सेंटेंस में, वो एक सेंटेंस को ना आप एक कहानी जैसा समझा करो कि एक कहानी है और उसमें सब्जेक्ट क्या है, उस कहानी का हीरो, द प्रोटैगनिस्ट, और बाकी हिस्सा क्या है, बाकी हिस्सा है वो कहानी. वैसे ही यहाँ ये सब्जेक्ट है, यहाँ ये प्रेडिकेट है. ओके. तो ये हो जाता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, राइट. अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे जब हम इन तीनों चीजों को पढ़ेंगे, है ना. अब हम क्या करते हैं, ये एक सब्जेक्ट है S1 लिख देते हैं, एक प्रेडिकेट है P1 लिख देते हैं. एक सब्जेक्ट है S1, एक प्रेडिकेट है P1. So let's put rings around them so that they stand out, है ना. अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है, a sentence that has only one subject and one predicate. ठीक है ना, one subject and one predicate. तो ये हो जाता है सिंपल सेंटेंस, जैसे ये दोनों है. ओके. अब हम क्या करेंगे, let's try to link these two sentences. Now we have linked these two sentences together. तो इसमें एक की जगह दो सब्जेक्ट हो गए और दो प्रेडिकेट हो गए. ठीक है ना. तो जब भी किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो, है ना, और एक से ज्यादा प्रेडिकेट हो, तो वो या तो कंपाउंड होता है या कॉम्प्लेक्स होता है. तो ये सबसे बेसिक जो हमने डेफिनेशन है वो समझना है. अ सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ए कंपाउंड एंड और ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन, टू और मोर clauses, two or more clauses. But a simple sentence has only one clause. One clause means one subject, one predicate. This much is clear to you? Okay, let's move on now. Now let's consider these two sentences. She is absent because she is out of town. Okay. अब देखिए आप, she एक subject, absent predicate. She subject प्रेडिकेट. ठीक है ना. हालांकि यहाँ पे कॉमन है सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी दो प्रेडिकेट हैं, इसीलिए हम इनको क्या अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं. सो वी हैव वन सब्जेक्ट प्रेडिकेट एज टू प्रेडिकेट. ओके. नाउ लुक एट दिस लिंकिंग वर्ड बिकॉज वेरी केयरफुली, राइट. ये जो दो क्लॉजेस हुए ना, ये क्लॉज एक हुआ, ये इसको हम C1 कह देंगे, इसको C2 कह देंगे. ठीक है ना. क्लॉज 1, क्लॉज 2. अब बिकॉज लगा है, ठीक है ना. तो बिकॉज शी इज आउट ऑफ टाउन, ये जो हिस्सा है ना, ये अपने आप में इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन. इसको कुछ सपोर्ट चाहिए. बिकॉज शी इज आउट ऑफ टाउन, ये अधूरा सा नहीं लगता, है ना. अधूरा सा लगता है, ये अपने आप में पूरा लगता है. शी इज एब्सेंट बिकॉज शी इज आउट ऑफ टाउन, ये अधूरा सा लगता है. तो इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज. इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज. अभी मैं लिख दूंगा, ठीक है. डिपेंडेंट क्यों, क्योंकि इसको अपने आप को कंप्लीट करने के लिए कोई चीज चाहिए. इसको कंप्लीट करने के लिए अपने आप को कोई चीज नहीं चाहिए. तो ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ये मेन है, और इसको सबऑर्डिनेट कहते हैं, है ना. वैसे ही आप यहां देखो, इफ यू बाय द फोन थ्रू दिस ऐप, you this part of the sentence, and look at this part after comma,
दिस पार्ट कैन स्टैंड अलोन, इट्स मीनिंग इज कंप्लीट। लेकिन ये वाला हिस्सा इफ यू बाय, ये अपने आप में लग रहा है इफ यू बाय, इसको कुछ चाहिए कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो जिसको कुछ कंप्लीट करने के लिए चाहिए वो क्या है, किसी पे डिपेंडेंट है। चूंकि वो डिपेंडेंट है इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। और ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। ना जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ना, उसमें एक मेन क्लॉज होता है, बाकी क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, है ना। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मेन क्लॉज एक ही होगा। कंपाउंड में क्या होता है, जितने भी क्लॉजेस होते हैं सारे के सारे मेन क्लॉज होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, मेन क्लॉज। हियर आर बेसिक डेफिनेशंस ऑफ सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल हैज ओनली वन क्लॉज, क्योंकि एक क्लॉज है तो वो हमेशा मेन ही रहेगा। कंपाउंड हैज two or more clauses, out of them one is main and the rest of them is or subordinate clauses. And a complex sentence has one main clause and more than rest of them is or are subordinate clause. Now here we have 6 more sentences. इसके पहले ये देखिए आप, main, principal, independent, clause, subordinate, dependent clause, ओके। अब हम इनको अप्लाई करते हैं। मेन क्लॉज क्या है, कि जो स्टैंड अलोन, अपने आप में पूर्ण है ना। सबऑर्डिनेट क्या है, जिसको अपने आप को पूरा करने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है ना। शी वर्क्स एज ए टीचर, सबसे पहले सब्जेक्ट प्रेडिकेट ढूंढ लो, ये सब्जेक्ट है बिकॉज एक्शन यहां से शुरू हो रहा है, ये प्रेडिकेट है ना। पी एस, एक सब्जेक्ट, एक क्लॉज है तो वो मेन क्लॉज ही होगा। यदि एक क्लॉज है तो वो कौन सा सेंटेंस हो गया, सिंपल। द सीबीएसई अनाउंस्ड द रिजल्ट, एक्शन किसने किया, द सीबीएसई, सब्जेक्ट, अनाउंस द रिजल्ट, प्रेडिकेट, केवल एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट है, यानी एक क्लॉज है, यानी वो मेन होगा, यानी ये सिंपल सेंटेंस है। आगे, he was playing the flute, subject 1, predicate 1, subject 2, predicate 2, दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट, मीन्स 2 क्लॉजेस। और जहां दो क्लॉज हो, या तो वो कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स। अब कंपाउंड होगा तब जब दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब है ना, अपने आप में वो पूर्ण है, उनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे आप जहाँ एंड लग जाता है वहां पे वो क्या हो जाते हैं, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, दोनों के दोनों कंप्लीट है अपने आप में। तो आप क्या कहोगे, इसको कंपाउंड कहोगे। अभी मैं आपको एक लिस्ट देने वाला हूँ कंजंक्शंस की, जैसे एंड इज ए कंजंक्शन, बट इज ए कंजंक्शन, बिकॉज, इफ। ये कंजंक्शन से भी आप पता लगा सकते हो कि कौन सा कंपाउंड है और कौन सा कॉम्प्लेक्स है। बट आई कीप रिमाइंडिंग ऑल ऑफ यू ऑल द टाइम, एक ग्रामर के रूल्स रट के एग्जाम्स देने की तैयारी बस मत करो भाई, उनको बोलो, राइटिंग में यूज करो, ठीक है ना। अपने आप को अभिव्यक्त करो, कवि बनो, लेखक बनो, जिस विषय के हो आप बायोलॉजी पढ़ाते हो या आप बिजनेसमैन हो, लेटर राइटिंग करनी है, उन सबके लिए सीखो। बस इसको पढ़ लिया, पीओ की जॉब मिल गई, लेकिन उसके बाद मैंने कितने बैंक मैनेजर्स से मिला हूं, उनको ढंग से 2 सेंटेंस भी नहीं बोलते आते, जबकि उन्होंने ये सब पढ़ा हुआ है। क्यों? आप उनको बोलोगे तो वो समझ लेंगे, लेकिन उन्होंने कभी बोलने की प्रैक्टिस नहीं की ना, इसलिए वो घबराते हैं, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो, इसलिए यू मस्ट मेक इट ए प्रायोरिटी कि आप जो सीख रहे हो उसको यूज करो, सो दैट यू बिकम ए कॉन्फिडेंट स्पीकर, राइट। तो अब हम इस पे आते हैं, तो मैं कंजंक्शंस की लिस्ट दे दूंगा, उससे आपको मदद मिलेगी। इट वॉज रेनिंग, ये एक क्लॉज हुआ। बट शी हैड नो अम्ब्रेला, ये दूसरा हुआ।
शी गॉट वेट तीसरा हुआ, ठीक है ना। तो ये 3 हुए। अब आप कनेक्टर्स कितने हैं, बट एंड सो। तो बट और सो जहां लगते हैं, है ना, वो कंपाउंड सेंटेंसेस बनते हैं। धीरे धीरे आपको समझ आएंगी चीजें कि क्यों ऐसा होता है ना। तो एंड हुआ, बट हुआ, सो हुआ, ऐसे होते हैं। कुछ फैन बॉयज कहते हैं, उसके अलावा भी कुछ होते हैं। तो यहाँ पे 3 क्लॉज हैं, है ना, और तीनों के तीनों मेन क्लॉज हैं। इट वॉज रेनिंग बट शी हैड नो अम्ब्रेला सो शी गॉट वेट। मुझे मालूम है आपको होता है, कंफ्यूजन होता है, सभी को होता है, मुझे भी बहुत होता था। बट द की वॉज प्रैक्टिस। नाउ विल टेक अप द 5th सेंटेंस। ही गॉट वेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग, है ना। अब इसके पहले मैंने आपको बताया था ना, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये हिस्सा जो है इस पे अकेले नहीं हो सकता। आप किसी से बोलो जाके, हाँ बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो वो बोलेगा अच्छा हाँ फिर, मतलब ये इनकम्प्लीट है ना। किसी से बोलो ही गॉट वेट, ये तो हो जाएगा, ठीक है ना। वो आई गॉट वेट, चलो ठीक है। लेकिन मैं बोलूँ बिकॉज आई गॉट वेट, कोई बोलेगा अच्छा हाँ आगे क्या बोलना चाहते। तो इसको कंप्लीट होने के लिए कुछ चाहिए, तो ये क्या है, डिपेंडेंट, और ये है मेन क्लॉज। यू मस्ट वर्क इफ यू वांट मनी, है ना। सो इफ यू वांट मनी, अगेन द सेम क्वेश्चन। इफ यू गो टू समबडी एंड आप कहते हो कि इफ यू वांट मनी, तो बंदा बोलेगा हाँ फिर क्या, है ना। तो आपको बोलना पड़ेगा, कुछ लगाना पड़ेगा, इसलिए ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। ये हमने सीखा, ठीक है ना, कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। अभी कुछ और सेंटेंसेस हम लेंगे एक्सरसाइज के लिए, उसके पहले हम कुछ कंजंक्शंस को सीख लें। चलिए अब कंजंक्शंस की बात करते हैं, है ना। कंजंक्शन इज वन ऑफ द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यू नो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब उसके 2 पार्ट्स हमने ले लिए। ये जो है 1A, ये 2 वाला हिस्सा ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और ये these are the markers of the compound sentence. I mean wherever you find them, provided the parts of the sentence are clauses, जहां आपको ये दिखे तो वो क्या हो जाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, और ये हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। क्यूमुलेटिव, जोड़ना, एंड एडवर्सेटिव, एडवर्सरी होता है ना, अपोजिशन जहां हो, कंट्रास्ट जहां हो, बट स्टिल येट ओनली, इनसे जुड़ने वाले क्लॉजेस कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ऑल्टरनेटिव, ईदर और, नीदर नॉर, वेदर और, है ना। एक और होता है एलेटिव, अभी मैंने वो छोड़ दिया है, थोड़ी ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही आपके लिए मुश्किल पैदा करेंगी, इसलिए अभी मैं वही चीज़ें आपको दे रहा हूँ, थिंग्स दैट यू कैन स्टमक, दैट यू कैन डाइजेस्ट, है ना। सबऑर्डिनेट की बात करें तो टाइम, जहां बिफोर, आफ्टर, टिल, सिंस, ये सब आ जाए, है ना। कॉज या रीजन, बिकॉज, सिंस, एज आ जाए। रिजल्ट, सो दैट। कंडीशन, इफ, अनलेस। कंसेशन, दो। कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री जैसे बोलते हैं ना, शी इज टॉलर देन मी, ओके। तो इन चीजों से आपको पता चलता है, आसानी होती है टू डिस्टिंग्विश द कंपाउंड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, राइट। अच्छा एक चीज और है, लगभग हर लेक्चर में मैं आपको बोलता हूं कि प्लीज गेट ए कॉपी ऑफ रेन एंड मार्टिन ग्रामर बुक। इट हैज एक्सेलेंट एक्सरसाइजेस एंड दे आर इन abundance, okay, hundreds of sentences in exercises for one single topic. वो इतना आपको ड्रिलिंग कराते हैं ना कि बड़ा से बड़ा टॉपिक भी आपको समझ आ जाता है, क्योंकि रूल्स दे रिमेन एब्स्ट्रैक्ट जब तक आप उनको अप्लाई नहीं करते, जब तक एक्सरसाइजेस आप नहीं सॉल्व करते, है ना। तो प्लीज वो करो, और उसकी एक कॉपी भी ले लो, की ले लो, है ना। बिना की के मुश्किल होती है, मुझे भी सालों साल मुश्किल रही है ना। तो ये मैंने बता दिया। अब फिर से हम कुछ सेंटेंसेस लेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज एंड द डेफिनेशंस ऑफ मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। A few more sentences to have a better understanding of sentences, right? Let's start. First of all, let's quickly recall
ए सेंटेंस इज मेड ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट वो होता है तीन चीजों, वन ऑफ द थ्री फंक्शंस. फर्स्ट, ईदर द सब्जेक्ट इज अ डूअर, एक्टर. टू, टू बी एक्टेड अपॉन, जिसके ऊपर कोई काम हो. और तीसरा, जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा हो. फिर क्लॉज क्या होता है? ए क्लॉज इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. है ना, ये बात वहां नहीं बता पाया था, मैं अब दोहरा रहा हूं कि क्लॉज क्या होता है, जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है ना. तो जैसे हमने ही, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, इसके बाद द बॉस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट. ठीक है ना, दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट यानी दो क्लॉज हुए. अ क्लॉज इज a part of a sentence that has its own subject and own predicate. own subject and own predicate. ठीक है ना, तो ये क्या हो गए, दो क्लॉज हो गए अपने पास. लेकिन ये जुड़ किससे रहे हैं? बट से. और बट मैंने क्या बताया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है. तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है. सो दिस इज ए कंपाउंड सेंटेंस, एंड इन ए कंपाउंड सेंटेंस all the clauses are independent. They are main clauses. That means they can stand alone, right? They do not need any extra support to complete their meaning, right? Their meaning is complete in themselves. Their meanings are complete in themselves. Now this is a tricky sentence. Being a teacher, he must read a lot. तो he एक हो गया, must read a lot. तो ये subject, ये predicate. अब ये भी सब्जेक्ट है क्या, टीचर? वर्ब कहाँ है? आप बोलोगे ये वर्ब है ना, ये वर्ब नहीं है. ये वर्ब जैसी दिख रही है, दरअसल इसका मतलब है टू बी ए टीचर. ठीक है ना. तो इसमें आपने क्या करना है, ये जीरंड लगाया हूं हमने, जीरंड है ना. ये ट्रिकी इसलिए है, जब आप वो एक्सरसाइजेस देखोगे ना तो आपको इस टाइप के सेंटेंस समझ में आएंगे, जहां पे हम क्या करते हैं, ज्यादा क्लॉजेस होते हैं, उनको कंपैक्ट बना के सिंपल सेंटेंस बना दिया जाता है. अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टीचर्स डोंट स्पीक सच सेंटेंसेस, है ना. पढ़ा देते हैं लेकिन वो खुद बोलते नहीं है. ठीक है ना. तो उसके कारण क्या होता है कि these structures are not programmed in your linguistic system. ठीक है ना. Because teachers do not feed these structures into your brain. है ना. आप जिस प्रकार की भाषा आसपास सुनते हो वही चीज आप रिपीट करने लगते हो, है ना. But because if teachers always use, if they have a simplistic approach to language, तो फिर बच्चे भी वैसे ही बोलने लगते हैं, लंबे चौड़े सेंटेंस ट्रांसलेट कर करके. इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारे दिमाग में आ नहीं पाते. जैसे है ना, हैविंग फिनिश्ड क्लॉज, आई एम टीचिंग यू सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस. हैविंग फिनिश्ड, अब ये क्या है, ये भी सिंपल सेंटेंस हो. इसको हम कंपाउंड बनाए. आई हैव फिनिश्ड clause, right? Now I'm dealing with, and now I'm dealing with sentence types. तो ये कंपाउंड हुआ, इसको हमने having finished क्या बना दिया, सिंपल बना दिया, है ना. कठिन है मुझे मालूम है, मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ ऐसे नहीं आती ग्रामर, है ना. वो तो सालों पहले हम पढ़ते थे ना, 60 दिनों में ग्रामर सीखे, 90 दिनों में ग्रामर सीखे. अरे 20 साल लग जाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं कि आप 20 साल बाद पहला सेंटेंस बोलोगे, आप बोलना शुरू कर दोगे. 20 सालों में क्या आएगी, उसमें पॉलिश होगी, निखार आएगा, है ना. यू विल होन योर स्किल्स. तो अब हम इसको देखते हैं. द पुलिस डिड नॉट फाइंड एनी प्रूफ ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन द केस. ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, इसको अच्छे से समझते हैं. सब्जेक्ट पता करते हैं सबसे पहले. तो सब्जेक्ट ये है क्योंकि ये एक्शन कर रहा है. द पुलिस डिड नॉट फाइंड, तो ये पूरा हिस्सा did not find any proof of his involvement in the case. Do you find any other subject here? है ना. सब्जेक्ट तो है ही नहीं है, और प्रेडिकेट भी नहीं है, क्योंकि प्रेडिकेट के लिए कम से कम एक वर्ब जरूरी है. यहाँ वर्ब तो कोई है ही नहीं है. ठीक है ना. तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा हिस्सा यहां से लेके ये पूरा हिस्सा क्या है,
प्रेडिकेट है, इतना बड़ा प्रेडिकेट, ठीक है ना। तो भैया ये नहीं होता है कि छोटा सेंटेंस सिंपल होता है, बड़ा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें कितना बड़ा, डिड नॉट फाइंड, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। देखो एक लेक्चर में मैंने बताया था, यदि आपको सब्जेक्ट पता करना हो तो हु डिड नॉट फाइंड द पुलिस, तो पुलिस सब्जेक्ट हुआ। व्हाट डिड नॉट द पुलिस फाइंड, ओके, ये एनी प्रूफ ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन द केस, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, सिंस द एमडी इज अनवेल द मीटिंग हैज बीन, अच्छा इसमें दो हो गए, कंपाउंड हो गया, इसमें दोनों के दोनों मेन क्लॉज है, इसमें ये मेन क्लॉज है, इसमें भी ये मेन क्लॉज है। सिंस द एमडी इज अनवेल द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड, द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड। Now, by now, I am sure you have begun to realize, I mean, you can easily point out कि कौन सा मेन है। मेन को समझने के लिए पहले डिपेंडेंट को समझ लो, since the MD is unwell, और इसको प्रैक्टिकली सीखो। किसी के पास जाओ और बोलो since the MD is unwell, तो अंदर बोलेगा हाँ फिर, तो मतलब ये क्या है, इसकी मीनिंग इनकम्प्लीट है, यानी ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये अपने आप में पूरा है ना, सेल्फ डिपेंडेंट बंदा है ना। तो ये क्या हो गया, मेन क्लॉज, ये हो गया डिपेंडेंट। तो ये जब एक मेन हो एक डिपेंडेंट हो तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, है ना, बिकॉज द कंपाउंड सेंटेंस हैज ऑल द मेन क्लॉजेस, बट इन द कॉम्प्लेक्स वन इज मेन एंड रेस्ट इज और। इज और मैं क्यों बोलता हूं, इज आर, सॉरी और बोल देता हूं, इज स्लैश आर, क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये हो गया, either he is dead or lost, this is also a tricky sentence, a bit confusing, either he is lost or dead, basically यहाँ पे he is जो है वो parenthetically present है, parenthetically इसको कहते हैं ना, दिख नहीं रहा लेकिन है, either he is lost or he is dead, शॉर्ट में बोलने के लिए either he is lost or dead, ठीक है ना। either or coordinating conjunction of alternative, जब alternative हो either or, neither nor, whether or, है ना, whether he is sick or he is pretending cannot be found out, बहाने मार रहा है कि सही में बीमार है ये किसी को पता नहीं, whether he is sick or he is pretending cannot be found out। देखिए ये जो आखिरी वाला है ना और भी ट्रिकी है, look at this, who was asking for your phone number, ठीक है, the man। अब ये जो who है ना ये क्या है, relative pronoun, मतलब who की जगह कोई बंदा ही होगा ना, बंदा अपन इमेजिन कर ले यदि यहाँ कोई पर्सन, तो सेंटेंस बनाए, आ लगा दे चलो, a person was asking for your phone number, ये एक हिस्सा हुआ, the man was a ठग ये दूसरा हिस्सा हुआ, ठीक है ना। तो द मैन ये और ये और ये एक हिस्सा है और ये बीच का हिस्सा एक हिस्सा, इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, है ना। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। क्लॉज वाले सेक्शन में जाओ आप और वहां पे थोड़ा सा एडजेक्टिव क्लॉज को मैंने बड़ा डिटेल में पढ़ाया है, वहां देख लें आप। तो ये है एडजेक्टिव क्लॉज और ये क्या है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है ना। तो हु वाज आस्किंग फॉर योर फोन नंबर, ये सबऑर्डिनेट हो गया, क्यों, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, द मैन वाज ए ठग, मेन क्लॉज इस पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। क्या होगा, ये हमने सेंटेंस के बारे में बात की, अभी मैं इन दिनों रोज एस्ट्रोफिजिक्स पर वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है ना, इट ऑर्गेनाइजेस एनुअली द वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल, है ना। Well, the best of the brains of the world, gather there, they talk, and believe me, I have spent 10 years trying to understand the mysteries and some fundamental theories of astrophysics, and yet when I listen to them,
they try to explain very complex subjects in the simplest ways possible using graphics, visuals, everything. फिर भी मुझे नहीं समझ आती ज़्यादातर चीज़ें, क्योंकि वो दे आर टू कॉम्प्लेक्स, है ना। और चूंकि मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट से हूँ भी नहीं, फिर भी मैं समझने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो जब मैं ये सब चीज़ पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि आपको भी वैसी फीलिंग आती होगी जैसे फीलिंग मुझे व्हेन आई लिसन टू देम, यू नो, दोस जीनियसेस। और जब उनकी एस्ट्रोफिजिकल थ्योरीज के बारे में वो बात कर रहे होते हैं, प्लैंक लेंथ क्या होती है, रिलेटिविटी और होलोग्राम और ब्लैक होल और इवेंट होराइजन एंड ऑल दैट, तो शायद आपको भी ये सब होता होगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, 10 साल पहले जब मैं वो चीज़ें पढ़ता था तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। क्वांटम मैकेनिक्स, जनरल रिलेटिविटी, स्ट्रिंग थ्योरी, है ना। लेकिन बहुत कुछ अब समझ आने लगा है, आपके साथ भी यही होगा, है ना। धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, हिम्मत करेंगे तो ये सब चीज़ें समझ आने लगेंगी। ओके, सो दिस वाज माय हम्बल अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस टू यू सेंटेंस टाइप्स, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। इसके बाद वाले लेक्चर में हम कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, जो कि इससे बहुत मिलता जुलता है। ओके, सी यू देन, थैंक यू।